तो हाजिर हूँ मैं क्लास 10th के एक और चैप्टर टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन मानव जीवन के हमसफ़र हैं। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। यह पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। भारत में वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। पादप यानी कि पेड़ पौधे इत्यादि वगैरह सब। जंतुओं का अर्थ तो सबको पता ही है कि जो भी जीव हैं वो सभी जो है एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव और पदार्थ की जो विविधता होती है, उसमें जो डिफ्रेंशिएट होता है, मतलब उसका जो विभिन्न प्रकार का आकार प्रकार, लंबाई, मोटाई, छोटाई, गोलाई, वो सब जो डिफ्रेंशिएट करता है एक दूसरे से, उसको खूबियाँ, खामियाँ उस क्षेत्र की जीव जंतु पादपों में, वो जैव विविधता कहलाता है। इन जीवों के आकार तथा कार्य में अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है। जैव विविधता के मामले में भारत एक संपन्न देश है। विश्व की लगभग 16 लाख प्रजातियों में से लगभग 8% प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से एक सवाल बन सकता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का कि विश्व की कितनी प्रतिशत प्रजाति भारत में पाई जाती है, तो 8%। ठीक है। अब बात करते हैं वन के बारे में। वन उस बड़े भाग को कहते हैं जो बड़े पौधों एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होता है। ठीक है। वन जैव विविधताओं का आवास होता है। वन जो होता है किसी भी जैव विविधताओं का आवास होता है, यानी कि कोई भी जो भी सजीव है उसका वन जो है आवास होता है। जानवरों का, पेड़ पौधों का, उसका आवास कहा जाता है। आवास यानी कि घर कहा जाता है। वन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वानिकी। प्राकृतिक वन वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं, और मानव निर्मित या वानिकी जो वन मानव द्वारा विकसित होते हैं, जो मानव द्वारा लगाए जाते हैं स्पेशलाइज करके। वो वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण के बारे में अब जानेंगे। वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का 10वां देश है। यहाँ करीब 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है, तो 68 करोड़। और रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो विश्व में प्रथम है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि FAO का फुल फॉर्म क्या है, विस्तृत नाम क्या है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था, जो 1990 में घटकर 3.4 अरब हेक्टेयर हो गया। लेकिन 2005 में इसमें कुछ सुधार आया और फिर कुल वन क्षेत्र 3.952 अरब हेक्टेयर हो गया। यह विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% है। 2001 में भारत में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैले हुए थे। ये वन सर्वेक्षण FSI का रिपोर्ट है। उनके अनुसार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है अत्यंत सघन वन। भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। इन क्षेत्रों में वन का घनत्व 75% से अधिक है। दूसरा आता है सघन वन। भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश आदि पहाड़ी क्षेत्रों में वन का घनत्व 62.99% है। अब तीसरा है खुले वन। भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है।
तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासियों जिले में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। चौथा है झाड़ियाँ एवं अन्य वन। राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र है। इस प्रकार के वन वहाँ पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत 2.45% जो है करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है। पांचवा है तटीय वन, जिसको मैंग्रोव कहा जाता है। विश्व के तटीय वन का मात्र 5% क्षेत्र ही भारत में है, जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला हुआ है। कुल मिलाकर 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.14% क्षेत्र में मैंग्रोव है। देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 25.11 वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। भारत में 188 आदिवासी जिलों वन क्षेत्र का 60.11% पाया गया है। देश है वनाच्छित क्षेत्र में के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, जहां कुल वन का 11.22% है। बिहार विभाजन के बाद बिहार राज्य में वन विस्तारित दयनीय स्थिति में आ गया, जो मात्र 764.14 हेक्टेयर है, क्योंकि बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। अब हम बात करेंगे प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नांकित वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट, जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, उसे आरक्षित वन कहते हैं। वन एवं वन्य जीवों के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र, लगभग 54% आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। तो आरक्षित वन सबसे सेफ जगह होता है जानवरों के लिए, जहाँ पे जानवरों का शिकार, पेड़ पौधों की कटाई पर रोक है। अब आता है रक्षित वन, जिसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है। इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है, जो कि आरक्षित वन में नहीं है। वो रिजर्व्ड है और ये रक्षित है, यानी कि प्रोटेक्टेड है। बट इसमें क्या है कि कुछ नियम, कुछ व्यक्तियों को ऐसा नियम या ऐसा अधिकार दिया गया जो वो लोग जाके काट सकते हैं और वो लोग जाके अपना पशु को चरा सकते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र में जो व्यक्ति पास कर रहते हैं, या जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध हो, लेकिन उस वन पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों पर यहाँ प्रतिबंध लागू न होते हो, उसे रक्षित वन कहलाता है। तो अब समझ में आया रक्षित वन क्या है। जहाँ उस एरिया में जो आदिवासी रहता है, यानी कि वन में रहेगा तो आदिवासी ही कहलाएगा। तो वन या वन के आसपास में जो व्यक्ति या जो समूह रहता है, मात्र उसी को अधिकार होता है रक्षित वन में अपना जीवन यापन उसी पर कर सकता है, जो कि जीवन यापन उसी क्षेत्र के उसी वन पर है, और वो मूल्यवान है सरकारी दृष्टिकोण से वो मूल्यवान है। इसलिए उसमें उन व्यक्तियों को, उन समूहों को अधिकार दिया जाता है जो आप इस जगह, इस क्षेत्र में जाइए और आपको पशु को चराने के लिए, कुछ हद तक लकड़ियों को काटने के लिए अधिकार है। ठीक है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा 29% रक्षित वन है और 54% जो है वो रिजर्व्ड है। अब आते हैं अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। इस वन में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क लेती है। कुल वन क्षेत्र का 17% अवर्गीकृत वन है। ये सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत आरक्षित हैं, अनारक्षित हैं, अवर्गीकृत हैं। तो ध्यान दे देना है यहाँ पे। आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है, जहाँ कुल वन का 75% भाग है। अब हम बात करेंगे वन संपदा
तथा वन्य जीवों का हास्य एवं संरक्षण। जो बहुत सारे जीव ऐसे थे जो अभी लुप्त हो चुके हैं या अभी हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं, अगर उनको रक्षित नहीं किया गया, अगर उनको बचाया नहीं गया तो वो लुप्त हो जाएंगे। वन संपदाओं के हास्य उपनिवेश काल से ही शुरू हो गया। भारत वन के हास्य का एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि के फैलाव का है। 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया है। विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरित खेती अथवा स्लैश खेती के चलते वनों का हास्य हुआ है और बड़ी बड़ी विकास योजनाओं से भी वनों को बहुत नुकसान हुआ है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इन सब चीज़ों का विस्तार होता जा रहा है, जिसके कारण हमें वन का हास्य देखने को मिल रहा है। जैसे 1952 में नदी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर की से अधिक वन क्षेत्र का नुकसान हुआ और औद्योगिक विकास, रेल मार्ग इत्यादि के कारण भी हुआ है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला औषधीय पौधा। हिमालय चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ की छाल, पत्तियां, टहनियाँ और जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन निकलता है तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन रहा है जहाँ पर ये टेक्सोल नाम दिया गया है। टेक्सोल नामक रसायन है जो कि कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है और ये जो है चीड़ की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से निकलता है। ठीक है, और इस प्रकार का वन जो है या इस प्रकार का पेड़ जो है हमें हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। वन्य जीवों के अधिवास पर मानवीय प्रभाव के प्रमुख 3 कारण। प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। वन जीवों के प्राकृतिक आवास जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदियाँ आदि हैं। मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए अन्य वन्य जीवों से प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण कर रहा है। यानी कि मनुष्य खुद को रहने के लिए, खुद का स्थान को बचाने के लिए या खुद का स्थान को बढ़ाने के लिए जो पेड़ काट देते हैं और उससे क्या होता है कि जो पलायन करना पड़ता है जानवरों को। ठीक है, तो यही है प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। दूसरा होता है प्रदूषण समस्या। बढ़ते हुए प्रदूषण ने कई समस्याओं को जन्म दिया है जिससे जीवों की संख्या में कमी आई है। प्रमुख कारण पराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव है, जिसके कारण धीरे धीरे वन्य जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। तीसरा है आर्थिक लाभ। मनुष्य आर्थिक लाभ के लिए रंग बिरंगी तितलियों से लेकर मेढक, पक्षियों और जंगली जानवरों, कछुआ, तोता आदि परिंदों को का अवैध शिकार कर इन्हें बेचते हैं। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र में वेटलैंड कहा जाता है। स्थानीय तौर पर इसे चौर ताल भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे रेड डेटा बुक के बारे में। तो संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को रेड डेटा बुक कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि रेड डेटा बुक किसे कहा जाता है। तो संकटग्रस्त प्रजाति को सूचीबद्ध करने की पुस्तक को रेड डेटा बुक कहा जाता है। यानी कि जो पक्षी, जो पौधा, जो पेड़, जो जानवर विलुप्त होने के कगार पर है उसको इस बुक में सूचीबद्ध किया जाता है, निम्नांकित करके लिखा जाता है कि ये अगर इसको हम लोग बचाएंगे नहीं तो ये विलुप्त हो जाएगा, या आने वाले समय में ये विलुप्त होने के कगार पर चला जा रहा है या ये विलुप्त हो गया है। तो ये सब हमें रेड डेटा बुक में मिल जाएगा। इनमें सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। वर्तमान समय तक कुल 5 रेड डेटा बुक प्रकाशित हो चुकी है। प्रथम बुक स्तनधारी, दूसरी बुक पक्षी, तीसरी बुक मरुस्थलीय उभयचर, चौथी मछलियाँ, 5वीं पौधे एवं वनस्पति। ये सभी बुकों में इन सभी प्रजातियों के बारे में बताया गया है जिसके कारण ये विलुप्त होते हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं या विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं IUCN। क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल
रिसोर्सेज। IUCN ने संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही है। IUCN को अब विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता है। इस संस्थान ने विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों के जातियों को चिन्हित कर निम्नांकित या निम्नलिखित श्रेणी में विभाजित किया है। सामान्य जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे चील, पशु इत्यादि। संकटग्रस्त जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, गेंडा आदि। सुभेद्य जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं, जैसे गंगा का डॉल्फिन, नीली भेड़ इत्यादि। अब हम बात करेंगे दुर्लभ जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, जैसे एशियाई भैंस, हिमालय के भूरे भालू इत्यादि। स्थानीय जाति, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं के अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ, निकोबार कबूतर, अंडमान जंगली सूअर इत्यादि। लुप्त जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनके रहने के आवास में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई है, एशियाई चीता, डोडो पक्षी इत्यादि। वन्य प्रजाति के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्रकृति आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना है। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 85 है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भारत में कितनी है, तो 85। बिहार क्षेत्र या अभयारण्य, यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। यह निजी संपत्ति हो सकती है। भारत में इनकी संख्या 448 है। जैव मंडल, यह वह क्षेत्र है जहाँ प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। भारत में इनकी संख्या 14 है। विश्व के 65 देशों में लगभग 243 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र हैं। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये सभी जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान से देखें। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, गांधी सागर अभयारण्य कर्नाटक, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, मालापट्टी पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, केदारनाथ अभयारण्य उत्तराखंड, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। अब हम बात करेंगे जैव अपहरण यानी कि बायो प्राइवेसी के बारे में। प्रकृति जनित तथा करोड़ों वर्षों के विकास की क्रिया में स्थापित आनुवंशिक गुणों में हेराफेरी को जैव अपहरण कहते हैं। अब हम बात करेंगे बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर।